आईसी बोर्ड का पेपर, आईसी बोर्ड का कैसा आया था, टफ आया था, इजी आया था। ये मतलब फोर्थ क्वेश्चन में खोल के बैठा हूँ। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा आपको। और ए बी दैट एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी उस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। तो यहाँ पे मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी गिवन है कि ए और बी की मतलब ये देखिए प्रोबेबिलिटी पे सिंपल सा लॉजिक है देखा जाए तो, और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सा एक लॉजिक है प्रोबेबिलिटी पे लगाया गया है कि भाई। और देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन वाला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा डिपेंड्स ऑन वॉट। तो ये डिटर्मिनेंट्स अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा उसमें एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस हैं तो इसमें आप मतलब इसमें तो ज़्यादा मतलब लेंथ दिया भी नहीं है, दो ही सेट ऑफ इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ज़्यादा कठिन इसमें नहीं किया गया एक तरीके से। किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये डिसकंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए थोड़े से इंडायरेक्ट तो आए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है। सेट हैज़ एम एलिमेंट्स, सेट हैज़ बी एन एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ए टू बी इज जीरो द डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्स। देखिए ये सब देखिए डिफिनेशन पे क्वेश्चन है। और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे गिवन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। एक्सपेक्टेशन पूछा तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार। इसमें इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट आप एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा दोगे, ये तो हो जाएगा ना। ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं है यार। एक्सपेक्टेशन का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, तो आप लगा दोगे डायरेक्टली, समेशन कर दो एक्स की जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं और एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, आपका आ जाएगा यार। तो आसान क्वेश्चन था। बाकी ये मैट्रिक्स पर आया कि अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो सब डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और एक ये देखिए ये फेमस क्वेश्चन है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। और ये अब इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है देखा जाए तो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो ऑड्स एंड फेवर्स वाला है अभी थोड़ा क्वेश्चन क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट हाँ ये है। अब ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 5/7 से अंडर रूट 2x+7। ये क्वेश्चन भी ऑनेस्टली बताऊँ ना इतना शायद से टफ है नहीं मैं बताऊँ। और बात फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई इतना मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, पहली बात तो है ना। ये सब कैसे क्वेश्चंस हैं जो कितने इजीली आप कर सकते हो। इसमें क्या करना है, बस डेरिवेटिव निकालिए, जो कंडीशन दी है उसको पुट कर दीजिए उसमें। ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, इफ tan इनवर्स एक्स, ये थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अगर मैं बताऊँ ना जिसने प्रैक्टिस की हुई है वो ये भी कर लेगा आराम से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसी कोई प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, आसान क्वेश्चन। इफ एक्स की पावर वाई इम्प्रूव दैट, देखो ये भी ना प्रॉपर्टी पे बेस्ड है पूरा प्रॉपर्टी। देखो ये सब क्वेश्चन ना आपने एम एल अग्रवाल जैसे इसके इंस्पायर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन एम एल अग्रवाल से उन्होंने नहीं छापा है इस बार। ये मैं इनकी हो सकता है आप तारीफ करिए इसके लिए, बट आपके लिए थोड़ा सा बुरा साबित भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1+x प्लस 1/z एफ एक्स एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू, तो इसमें कुछ नहीं, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना है। आप इसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, डबल डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के भी कर सकते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम वाला, ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं मानता हूँ पेपर हमेशा 3 घंटे का लेंथी पेपर आता है, बट ये अभी देखो कुछ कुछ क्वेश्चन टफ है। अब ये क्वेश्चन मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा, बट ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, जैसे 2 की पावर में कुछ। हालांकि बट ऐसा क्वेश्चन शायद से एम एल अग्रवाल में मैंने देखा हुआ है। आप देखो एम एल अग्रवाल में आप लोग ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे चॉइस में कौन सा क्वेश्चन, tan इनवर्स एक्स इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ तो अच्छा, इसमें तो शो करने को है सोल्यूशन देखा यार, ये तो आप कर ही लोगे। जनरल ये क्या है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, शायद से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रहा है। तो यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, क्या दिक्कत है इसमें। और एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ये ऐसा कुछ लिखा है शायद से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये आपको गिवन है। शो दैट, अब इसमें ना मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके करना है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ये कर लोगे आप अगर प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसा थोड़ी कि कोई भी कर लेगा। अब ये कॉस एक्स, इसका मुझे इंडिकेशन समझ नहीं आ रहा क्या है, मतलब ये शायद से कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स माइनस 5 कुछ ऐसा ऐसा है कुछ इंडिकेशन है। देखिए क्लियरली दिख नहीं रहा मेरे को, शायद से ये क्या है, कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स माइनस का 5, ऐसा कुछ है क्या। तो देखिए इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके आपको शायद से करना पड़े। बाकी ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये भी इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल मतलब होल स्क्वायर, ये वाला इंटीग्रेशन एक तरीके से। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो ये भी मतलब ये भी एक बढ़िया इंटीग्रेशन आपके लिए साबित हो सकता है एक तरीके से। इसमें भी आपको इतना, ये थोड़ा टफ इंटीग्रेशन है 4 मार्क्स में, बट ये टफ है। मतलब ये क्वेश्चन मैं मानूंगा थोड़ा सा टफ है, दैट इज़ नो, मतलब इतना ईजी नहीं है पहले बात तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी वही है, मतलब यार देखो प्रूव करना है। अब इसमें ग्राफ दिया हुआ है आपको क्यूबिक फंक्शन का, देखा जाए तो अभी ग्राफ है। अभी स्लोप ऑफ द ग्राफ पूछा गया है, ग्राफ दे के आपसे स्लोप पूछ लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स और टर्निंग पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। यार ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन ही है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। और ये क्या, ठीक है, द 3 पेंटिंग्स डिस्प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉट 1 पेंटिंग इज शो देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉट 3। यार सिंपल ही क्वेश्चन है, अभी जिसमें ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ। और ये प्रॉपर्टी भेज दिया ऐसे, पाई/4 से लेके, एक सेकंड, पाई/4 से लेके आई थिंक ये 3 पाई/4 तक शायद से रेंज दे रखी होगी एक्स की।
नहीं सॉरी एक्स की वैल्यू देखी, नहीं एक्स वैल्यू देखी होगी, एक्स जी प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, और क्या प्रॉपर्टी डिफिनेट में हमेशा प्रॉपर्टी लगेगी। और ये है कि एक्स इसका ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, हालांकि शायद से आया भी है 6 मार्कर में है ना, नहीं शायद 6 मार्कर, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली एक डेफिनेट कर दिया, एक इनडेफिनेट कर दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है एक्स स्क्वायर में। अब इसमें जो कठिनाई आती है इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है, इसमें आप पार्शियल भी लगाने जाओगे तो भी आपको लंबा पड़ेगा ये वाला थोड़ा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लेंदी वाले में आऊँगा, इसको मैं लेंदी क्वेश्चन बोलूँगा। मतलब ये आता है तो आप कर लोगे, और हालांकि मेरे हिसाब से जिसको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो वो ये क्वेश्चन करेगा, ये नहीं करेगा कोई, ये लेंदी क्वेश्चन है यार, टाइम आपका जाएगा इसमें काफ़ी। अब ऐसा नहीं कि बहुत लोग फास्ट भी कर लेंगे, बट यार ये लेंदी क्वेश्चन है, एक स्मार्ट चॉइस आपको करनी है एग्जाम में, इसलिए बोलता हूँ 100% सिलेबस पूरा करके रहिए, पूरे साल पढ़ाई करिए, पेपर कुछ भी आ सकता है, कुछ प्रोडिक्शन नहीं कर सकते पेपर का। ये देखिए अब ये यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ पे कुछ शायद से कंडीशन दी गई है, ठीक है नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है देखा जाए तो, और इसको आप सॉल्व भी कर लेंगे आराम से। ये सब तो आप देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए, ये सब ना ये आपके मतलब क्या है यार, एक वेरिएबल से 3 ही फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस, उसी में से कुछ ना कुछ आएगा, एक रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, शायद वो बोर्ड में नहीं है आपके 6 मार्कर का, ये भी आसानी क्वेश्चन था। देखो अब मैं आसान करता ये नहीं कि जिसने नहीं पढ़ा वो कर लेगा, भाई जिसने पूरे साल पढ़ाई की उसके लिए आसान है, बट जो लास्ट टाइम भी पढ़ाई किया तो एटलीस्ट ओडी तो सॉल्व कर सकता है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, तो पेपर लेंदी ज़्यादा आ गया है, टफ तो आया ही है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ आपको दे रखा है ना, ग्राफ रखें, और विच ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, राइट द डोमेन। अब इसमें से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जिसको नहीं पता होगा वो ये नहीं मतलब ऑब्वियसली नहीं बता पाएगा, अगर किसी को ग्राफ ही नहीं पता होगा। अब इसमें आप जिसने ग्राफ पढ़ा है वो बता पाएगा, और डोमेन ने रेंज बताया है, तो यार ये ग्राफ क्वेश्चन ये अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा मैं मानूंगा कि क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे ग्राफ दो अलग अलग दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन किसका वो होगा एक तरीके से, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ सवाल यही आता है ना कि आप इसको किस तरीके से परसीव करते हैं, पहली बात तो साइन इनवर्स एक्स का नेचर क्या है फंक्शन का, उसके बिहाफ पे आप ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे, वरना इस ग्राफ को आप गलत कर दोगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को बहुत तो गलत कर देंगे जो भी अटेम्प्ट करेंगे, और ये शायद से कंपलसरी है, कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर तो आपको कट जाएगा अगर आपने ये गलत कर दिया। नहीं ये ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए पहली बात तो, इसके लिए ग्राफ का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि सबको पता है, ग्राफ जिसने याद भी किया होगा वो भी ये क्वेश्चन कर लेगा, बट अगर किसी को मान लीजिए याद नहीं है तो काफ़ी अगर आपको ग्राफ का नेचर नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ये मैं ऑनेस्टली बता दूँ। एक ग्राफ का भी नेचर होता है पहली बात तो, उसको आपको करना पड़ेगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर ग्राफ का नेचर पता होगा कि भाई साइन है वो मतलब बेसिकली π/2 से लेके माइनस मतलब -π/2 से लेके कैसे बिहेव करता है एक्चुअली, वो आपको पता होगा तब इस क्वेश्चन कर लोगे, नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे, और क्या सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं है ना, और ये आई थिंक प्रोबेबिलिटी ठीक है यार, ये मुझे लगता है शायद से मैंने इस क्वेश्चन को पूरा अभी नहीं पढ़ा है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, शायद से टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस को मिला के कुछ आया होगा, हमेशा यही आता है, मैं पढ़ा नहीं पूरा ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ नहीं पढ़ा, पर शायद से बेस या टोटल प्रोबेबिलिटी सही मिला के आएगा। सेक्शन बी देख लेते हैं, सेक्शन बी अलग उतना टफ नहीं आया मेरे हिसाब से, इसमें एंगल पूछा है प्लेन्स के बीच, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो दोनों के नॉर्मल्स के बीच का एंगल आप निकालिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली भाई प्लेन्स है, प्लेन्स का क्या आप नॉर्मल्स के बीच में अगर आप एंगल लोगे तो वही आपका, ठीक है यार ठीक है सब कर लोगे आप, ऐसा नहीं है, शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये सब तो यार सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं काफ़ी। 2 हनी बीज यहाँ पे ना थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द पार्ट टेस्ट लाइन का देखा अब कार्टेशियन में लिखने को बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन पार्ट टेस्ट हनी बी पासिंग, यार आसान है सब, ये सब क्या है ये सब, ये सेक्शन भी तो बहुत आसान लग रहा है मेरे को। और देखो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन और यार 3 पॉइंट से तो डायरेक्ट यार डिटरमिनेंट का फॉर्म आप याद रखिए, डिटरमिनेंट का फॉर्म आपको याद है, ऐसे डिटरमिनेंट होता था कुछ आपको याद होगा, ये डायरेक्ट वही फॉर्म लग जाएगा इसमें 3 पॉइंट का बेसिकली, या तो आप ये वाला कर लीजिए, प्लेन देखो प्लेन से क्वेश्चन आए, प्लेन से क्वेश्चन आए जिसने प्लेन किया होगा भाई वो तो फायदे में रहेगा, प्लेन से क्वेश्चन काफ़ी हैं। और बाकी ठीक है प्रोजेक्शन वगैरह ठीक है, देखो थोड़े बहुत क्वेश्चन सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन मुझे सही लगे, बाकी क्वेश्चन ऑफ पैराबोला 4 - x² रिप्रेजेंट पैराबोला, रफ स्केच आप बना लोगे, ऐसा नहीं है कौन सा पैराबोला बनेगा, ऑब्वियसली माइनस का x² है, देखा जाए तो आपको पता है कौन सा पैराबोला बनने वाला है, पहली बात तो किसके अराउंड सिमेट्रिकल होगा, किसके अराउंड मतलब बनेगा वो मतलब है ना, राइट बनेगा लेफ्ट बनेगा, ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड, सब आपको आइडिया तो है ही ऑब्वियसली यार, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता यार, ऑब्वियसली डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ पे आपको नेचर में दिख रहा है, ये आप कर लोगे मेरे हिसाब से। डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज, ठीक है एरिया भी कर लोगे, हैंड ठीक है भाई कर लोगे। फार्मर इज लाइन, यार देखो यार ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे मेरे हिसाब से, बट यार ये भी कर लो, ये भी आसानी है इसमें, हालांकि थोड़ा सा ये पार्ट्स में है,
ग्राफ तो देखो इसमें बनाना पड़ता है, मतलब कहानी क्या बनाए हुए करोगे क्या। ये देखिए अभी सेक्शन सी देख लेते हैं। ये सब में तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे सिंपल लगे सेक्शन सी में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब सेक्शन सी वाले ज़्यादातर सिंपल लगे। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, कुछ ऐसा नहीं आ रहा। एक आपका एलपीपी का ये आया है, मैक्सिमाइजेशन का ये एलपीपी का है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो हट ही गई थी शायद से। तो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट क्या है पेपर को लेकर, मेरा वर्डिक्ट क्या है पेपर में, जो मेन जो समस्या मुझे लगी वो एक तो लेंथ की लगी, मतलब लेंदी पेपर काफ़ी आया है, मतलब मेन जो प्रॉब्लम मुझे लगी। बाकी पेपर मोस्टली मॉडरेट है, मतलब मोस्टली मॉडरेट है। मैं बताऊँ मोस्टली मॉडरेट पेपर है आपका, मतलब टफ की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। हाँ सम क्वेश्चंस टफ हैं, सम क्वेश्चंस टफ हैं। हाँ इजी क्वेश्चन मैं किसी को नहीं बोलूँगा है ना, ये क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चंस इजी है बट उनको नेग्लिजिबल क्वेश्चंस ही है जो इजी है। तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर है आपका, बट ये लेंदी साइड पे है। तो मार्किंग कैसी होगी या फिर मार्किंग कैसी हो सकती है, तो मार्किंग देखिए मैं बता दूँ। मार्किंग मार्किंग की अगर मैं बात करूँ, मार्किंग आपकी मॉडरेट ही होगी। पहली बात तो इजी मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि पेपर देखो लेंदी आया है ना लेंदी पेपर है। तो उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो 3 घंटे का पेपर था, ठीक, इसमें अगर आप टाइम मैनेज कर पाओगे तो आपका पेपर अच्छा क्या होगा। बाकी हाँ कुछ क्वेश्चन टफ आए थे, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन टफ आए भी हैं वो चॉइस में है पहली बात तो बहुत लोग अगर कोई भ्रम फैला रहा है कि मार्किंग बहुत ईजी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। मार्किंग जैसी होती है ऐसी में वैसी होगी, मॉडरेट मार्किंग होगी। और सवाल है पेपर का खराब चला गया तो अगला जो पेपर आपका है उसकी तैयारी करिए, बाकी अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं आपको अपीज करने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा कि मार्किंग बहुत ईजी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पेपर ऐसा आया नहीं कि ईजी मार्किंग हो। बच्चा आईसीएसई बोल रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेगा, मतलब पिछले 1 साल से बोल रहा है वो, पीडीएफ निकाली अलग से, आपको अलग से एजुकेट कर दिया कि भाई होगा ऐसा कुछ होगा, किताब भी पढ़ो मेहनत करो। आप नहीं कर लो तो, और उसमें आईसीएससी की कोई या आईसी की कोई गलती नहीं है पहली बात तो। कल आईसीएससी वालों का भी पेपर है, कल देखिए उन लोग के साथ क्या होता है। उन लोग को तो डर बढ़ गया होगा कि यार जब आईसी का टफ आ सकता है तो आईसीएससी का भी तो आ सकता है ना, ऐसा तो नहीं आ सकता कॉम्पिटेंसी से उनका भी आने वाला है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके अगले पेपर के लिए, ठीक है, थैंक यू।